नगर विकास की नए प्रयास की आम खास की आस पास की डगर विकास की बढ़े चलो डगर नई बुला रही खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही डगर विकास की डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी बात कहे हम बड़े बतेगी। खाद्य तेलों के आयात को कम करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत करना, तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करके घरेलू खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ावा देना और इस तरीके से तिलहन के रकबे को बढ़ाकर तिलहनी फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का अभियान है आत्मनिर्भर तिलहन अभियान। ये अभियान क्या है बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवरी सागर के प्रमुख डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत आत्मनिर्भर तिलहन उत्पादन का कार्यक्रम लिया है और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, हमारे देश में जो तेल वाली फसलों का उत्पादन कम हो रहा है जिसको हमें बाहर से आयात करना पड़ता है, किसान भाइयों को उन्नत तकनीकी के प्रचार प्रसार, उन्नत तकनीकी के प्रशिक्षण, उनके प्रदर्शन आदि के द्वारा उनको अपडेट करके तिलहनी फसलों के एरिया और उसके उत्पादन को बढ़ाना, ताकि हमारे जो देश में तेल की आयात हमको करना पड़ता वो हमको आयात कम करना पड़े। तिलहनी फसलों के मांग के अनुरूप उत्पादन न होने और उत्पादन बढ़ाए जाने के उपायों पर चर्चा कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. अहिरवार। कि सोयाबीन जो है हमारी मुख्य दलहन है, इसी के साथ मूंगफली है, सरसों है और भी अन्य फसलें हैं जो अच्छे पैमाने पर मध्य प्रदेश में होती है। अब इनमें अगर देखते हैं उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है तो इसके पीछे 2-3 पॉइंट हैं। सबसे पहले हम इसकी अनुसंधान की बात करेंगे। सोयाबीन में तो वेराइटीज हैं, लेकिन इसके अलावा अन्य फसलों में वेराइटी की उपलब्धता कम है, जो इसका उत्पादन कम होता है। उसके पीछे एक जो मेन एग्रोनॉमिक कारण है, मतलब प्रक्षेत्र पे, कि किसान इसमें जो बैलेंस जो फर्टिलाइजर डोज है, खाद और उर्वरक है, वो नहीं देते हैं और साथ में जो इनका मैनेजमेंट रखना होता है, क्योंकि अगर हम ऑयल सीड की बात करें या तिलहन वाली फसलों की बात करें तो इनकी जो पोषक तत्व की जो आवश्यकता है वो कुछ हद तक ज्यादा होती है और किसान ना के बराबर या कम देते हैं। तो अगर बेसल डोज में किसान भाई हमारे जो कि रिकमेंडेड जैसे 20-20 NPK प्रति हेक्टेयर और साथ में सल्फर जो 25 kg प्रति हेक्टेयर जो इसकी डिमांड होती है उसको अगर दें और साथ साथ में बीच में कुछ हमारे जो अन्य पोषक तत्व और हैं जैसे NPK का है, 052-34 का है, फोलियर स्प्रे के रूप में अगर दें तो बहुत हद तक जो आपकी तिलहन का जो उत्पादन प्रभावित होता है वो नहीं होगा। साथ साथ में कुछ हमें उन्नत कृषि यंत्र से खरीफ में और रबी में बोनी करना पड़ेगी। आज हो क्या रहा है कि किसानों को लगाना है कम दिन की ऑयल सीड्स की कोई भी वेराइटीज है। अब उपलब्धता हमारे पास जो है वर्तमान में अनुसंधान के अंदर वो मीडियम ड्यूरेशन या लेट ड्यूरेशन की है, तो उधर किसानों को वो वैरायटी नहीं मिल पा रही है टाइम पे। तो किसानों को अच्छी किस्में कम समय में पकने वाली भी अगर मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। खरीफ और रबी के सीजन में किन तिलहनी फसलों को अपने क्षेत्र में रखा गया है, जानकारी दे रहे हैं सागर में सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत। हमारे यहाँ पर जो मिशन चल रहा है नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल, तो ये जो है इसको राष्ट्रीय तिलहन मिशन भी कहते हैं। तो ये हमारे सागर जिले में भी संचालित है, जिसमें 4 फसलें ली गई हैं। जो खरीफ के मौसम में है वो सोयाबीन और तिल है और रबी में सरसों और अलसी है। परंपरागत रूप से कौन सी फसल मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से तिलहन में ली जाती है, बता रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MP दुबे। MP के कुछ जिलों में तिल एक ऐसी फसल है जो मुख्य रूप से बोई जाती है, खासकर ऐसे क्षेत्र जहां की मिट्टी हल्की है। उदाहरण के तौर पर मैं नाम लेना चाहूंगा, छतरपुर है, टीकमगढ़ है, या और ऐसे क्षेत्र जिनकी भूमि थोड़ी पठारी है, थोड़ी हल्की है, वहां पर इसकी खेती बड़ी सफलतापूर्वक ली जा रही है और इसका अच्छा रकबा है। दूसरी फसल राम तिल, जो लगभग अंतिम जुलाई या प्रथम पखवाड़े अगस्त में बोई जा सकती है, ये अच्छी तिलहन है और ये दोनों फसलों का जो तेल होता है वो खाद्य तेल होता है।
रबी मौसम में अगर हम बात करें तो अलसी एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग तो खाने में बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर करते हैं, लेकिन उसका औषधीय गुण होने के कारण काफी तेल इसका महंगा बिकता है, तो किसान भाई उसका भी फायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर से हम अगर खरीफ के लौट के आते हैं तो मूंगफली एक ऐसी फसल है जो दलहनी होने के साथ साथ इसको हम तेल की फसल बोलते हैं। इसी प्रकार से सोयाबीन दलहनी फसल बॉटनिकली होने के बाद भी उसका जो बनावट है, रचना है, उसके हिसाब से तो वो दलहनी फसल है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होने से सोयाबीन और मूंगफली तिलहनी फसलों में इसको समाहित किया गया है, समावेश किया गया है। परंपरागत फसलों के अलावा वैकल्पिक फसलों की मध्य प्रदेश में संभावना पर आगे प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एमपी दुबे, सरसों हमारे क्षेत्र में, खासकर मैं सागर जिले की बात करूं तो यहाँ सरसों केवल विभिन्न फसलों में, खासकर गेहूं में, चने में या मसूर में छटकमा बोई जाती है, लेकिन कुछ किसान इसकी शुद्ध खेती करते हुए पाए गए हैं। कहने का मतलब धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में भी सरसों एंट्री ले रही है, प्रवेश कर रही है। लेकिन अगर इसका रकबा देखा जाए तो खासकर जो हमारा गिर्द रीजन है, ग्वालियर और चंबाल संभाग के जितने भी जिले हैं, उत्तर प्रदेश से लगे जो हमारा मध्य प्रदेश है, उसमें इसकी खेती वर्षों से सफलतापूर्वक होती आ रही है। और निश्चित रूप से खाद्य जो तेल होता है उसमें हमारे हिंदुस्तान में सरसों का अहम रोल है और इसका रकबा भी बढ़ सकता है। जैसे धीरे धीरे हमारे सागर जिले में या दूसरे जिले हैं जिसमें इसका उत्पादन नहीं होता है या नहीं किसान लेते हैं, वो भी इसका उत्पादन ले रहे हैं। इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है कि ऐसे खेत, क्योंकि इसका बीज छोटा होता है तो सबसे दिक्कत करता है इसका अंकुरण। इसको उथला बोया जाता है और उथली जमीन हो, भारी जमीन ना हो, क्योंकि भारी जमीनों में इसका जो अंकुरण है वो प्रभावित होता। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फसल चक्र के फायदों को समझा रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। ऐसा कर सकते हैं कि कम से कम एक फसल को हम तेल वाली फसल के रूप में अपने फसल चक्र में लें, जिससे हमारा हर खेत में जो जगह है वहां पे हम तेल की फसल ले सके। तिलहनी फसलों को अभी तक हमारा जो फसल चक्र है उसमें इस तरह का समावेश नहीं है कि दाल वाली फसलें भी हों, तेल वाली भी हों, अनाज वाली भी हों, सब्जियां भी हों। तो किसान भाइयों को पूरा एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा कि किस सीजन में हम कौन सी फसल लेके एक न एक तेल वाली फसल, एक न एक दाल वाली फसल हम अपने फसल चक्र में जरूर लें। फसल चक्र के साथ उन्नत किस्मों का चयन क्यों जरूरी है, समझा रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दमोह के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एम.के. अहिरवार। मुख्य दलहन फसलों की अगर बात कर लें, पहले तो इन्हीं में कुछ इम्प्रूव किस्में आ जाएं तो हमारा जो दलहन का जो एरिया जो घट रहा है वो नहीं घटेगा, सिर्फ वैरायटी चेंज के कारण या वैरायटी उपलब्धता के कारण। तो सोयाबीन में तो पहले हम वैरायटी बदल दें, क्योंकि अभी विगत में हमने कई किस्मों को देखा है कि जैसे इस बार हमारी BH 2069 जो किस्म है वो फेल हो रही, और उसी के पैरेलल दूसरी जो किस्में थी NRC 150, 141 और अन्य किस्में थी वो सक्सेस हो रही है। तो वैरायटी भी बहुत डिपेंड कर रही है। और साथ में अगर हम वैकल्पिक फसलों की बात करें, तिल क्रॉप को भी हम लें, हम सीसम को भी लें, इसी प्रकार से और भी अन्य जो हमारी फसलें हैं, नाइजर है, इनको भी हम लें, साफ्लावर को भी लें, और इन फसलों में अच्छी किस्मों को अपन लें, ओल्ड किस्मों को बिल्कुल न लगाएं। तिलहनी फसलों की पानी की मांग और समन्वित कीट प्रबंधन पर बोलते हुए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। पूरे सागर जिले में और बुंदेलखंड में तेल वाली फसलें पहले से ही काफी अच्छी मात्रा में होती हैं और इनको पानी की जरूरत भी कम है। जैसे हम सरसों की बात करें, 1 या 2 पानी की जरूरत है। मूंगफली, तिल हमारी ये बरसात की फसल है। सोयाबीन हमारी बरसात की फसल है, तो पानी की बहुत आवश्यकता नहीं है इनमें, कम पानी में भी हो जाती है ये। बस इसमें हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे तिल की खेती है वो हम अगर उसकी जल्दी बोनी कर देते हैं तो सितंबर में जो बारिश होती है उससे हमारी तिल खराब हो जाती है, तो हम उसकी बोनी थोड़ा सा लेट करें। सोयाबीन में तो कोई ऐसी सच प्रॉब्लम आती नहीं है बारिश को, तो अपार संभावना है और ये कम पानी में होने वाली फसलें हैं। चूंकि हम ऑयल सीड क्रॉप अगर लगाते हैं, तेल वाली फसल लगाते हैं, तो जमीन में सल्फर जो तत्व है वो पर्याप्त होना चाहिए। तो मिट्टी की जांच करा के किसान भाई सल्फर जो तत्व है उसकी पूर्ति करें। उसके लिए सिंगल सुपर फास्फेट एक अच्छा स्रोत है या बेंटोनाइट सल्फर एक अच्छा स्रोत है। फिर समय पे हम टाइमली सोइंग करें, समय पे बुआई करें। शुरू से ही उसके पूरा किस समय किस कीट का प्रकोप होना है ये पहचान करके पूरे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में हम उसको प्लांट प्रोटेक्शन को शामिल करें, तो ये कीड़ों व्याधियों की समस्या नहीं आती। और जब जरूरत पड़े तो हम जैविक कीटनाशी, प्राकृतिक कीटनाशी और इसके बाद जो बाजार में उपलब्ध रासायनिक कीटनाशी है उनका उपयोग करके इनको नियंत्रित कर सकते हैं। वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तिलहन उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ
किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग पर भी जोर देना होगा, बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक केवी के दमोह डॉक्टर M.K. अहिरवार। अगर गांव में कहीं पे मूंगफली उत्पादन हो रही है, सरसों का तेल उत्पादन हो रहा है, तो उसकी जो क्वालिटी है, पैकेजिंग है, प्रोसेसिंग है, अगर SHG के माध्यम से या FPO के माध्यम से सरकार उसमें कुछ ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाए क्लस्टर बेसिस पे, तो किसानों को इनकम भी ज्यादा मिलेगी और साथ साथ में जो गुड क्वालिटी जो ऑयल मटेरियल है वो वहां मिलेगा, और साथ में इसका जो बाई प्रोडक्ट है जिसको अपन खली बोलते हैं, तो वो हमारे पशुओं को खिलाने के काम भी आएगी और साथ साथ में हमको खेती किसानी में जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए काम भी आएगी। मधुमक्खी पालन के साथ तिलहनी फसलों का उत्पादन लाभ का सौदा साबित हो सकता है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर M.K. अहिरवार। अगर किसान भाई तिलहन वर्ग की फसल लगा रहे हैं, क्योंकि इनमें फ्लावरिंग अच्छी आती है और फ्लावर ज्यादा टाइम तक रहते हैं, तो इसमें मधुमक्खी पालन अगर हम करेंगे तो हमारा जो उत्पादन डाउन हो रहा है तो वो उत्पादन बढ़ेगा और साथ साथ में किसान को उस मधुमक्खी के कारण क्रॉस पॉलिनेशन जो होगा, परपरागण होगा, तो ज्यादा मात्रा में फूल से फल बनेंगे या बीज बनेंगे और आपका प्रति एकड़ 1 से 1.5 कुंटल उत्पादन आपका वैसे ही बढ़ जाएगा। और अगर आप मधु की बात करते हो या शहद कितनी मिल जाएगी, तो अगर आप 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में 10 से 20 बॉक्स रखते हो तो आपको साल भर में कम से कम प्रति बॉक्स की अगर अपन बात करते हैं तो 5 से 15 किलोग्राम प्रति बॉक्स आपको अलग से शहद भी मिल जाएगी। इस प्रकार टोटल अगर लागत की बात करते हैं तो 50,000 से लेकर 60-70 हजार तक की आपको शहद 1 हेक्टेयर के एरिया से आराम के साथ में निकल सकती है। किसान आत्मनिर्भर तिलहन अभियान अंतर्गत जुड़कर तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जानकारी दे रहे हैं सागर में सहायक संचालक कृषि जितेंद्र सिंह राजपूत। इसमें बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि प्रदर्शन, अलग अलग तरीके के प्रदर्शन हैं, जैसे कि आपके फसल पद्धति प्रदर्शन है, सोयाबीन में येलो मोजेक से संबंधित प्रदर्शन है, INM IPM यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर प्रदर्शन रखे गए हैं। और साथ ही जो है इसमें प्रशिक्षण भी सम्मिलित हैं, फार्मर फील्ड स्कूल भी सम्मिलित हैं और प्रमाणित बीजों पर अनुदान भी सम्मिलित है। और यदि किसान भाई चाहें तो हमारा जो कृषक अध्ययन भ्रमण यानी कहीं पर बाहर इसकी सीखने के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है कि हम इसकी उन्नतशील कृषि कैसे करें। कृषि यंत्रीकरण जैसे कि स्प्रिंकलर सेट्स हैं आदि जो है पोर्टल के माध्यम से हम इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, जो राष्ट्रीय तिलहन मिशन है उसमें वैल्यू चेन पार्टनर्स के रूप में हमारे FPO है या कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है और पब्लिक कॉर्पोरेशन भी हो सकता है। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान में अपार संभावनाएं हैं। हम उन्नत तकनीकी संसाधन, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान की बदौलत अभिष्ट परिणाम ला सकते हैं। इससे किसान न सिर्फ शिक्षित सशक्त होकर सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाएंगे, बल्कि स्वस्थ पर्यावरण, टिकाऊ विकास और समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था की आधारशिला रखेंगे और विकास की डगर पर निरंतर नए मील के पत्थर पार करेंगे। डगर विकास की, नए प्रयास की, आम खास की, आस पास की, डगर विकास की, बढ़े चलो डगर नई बुला रही, खुशियाँ समृद्धि घर घर में आ रही, डगर विकास की, डगर विकास की। सुन लो काका सुन लो काकी, बात कहे हम बड़े बतेगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नगर विकास की। विषय था आत्मनिर्भर तिलहन अभियान। योगदान आकाशवाणी सागर का, प्रस्तुति दीपक निषाद की।